दोस्तों, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन चुके हैं। इसने अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री होने का एजाज़ हासिल किया। तो ये एक तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ अवाम के लिए सेलिब्रेट करने का मौका है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ इकनॉमिकल जो एक्सपर्ट्स हैं और सर्विस रिपोर्ट्स हैं वो इस बात का अंदेशा कर रही हैं कि चाइना बहुत जल्द एक बहुत बड़े माशी बुरान में घिरने वाला है। तो ये सब क्यों है और कैसे हो रहा है, आज जानते हैं इस वीडियो में। China has surpassed United States to become the richest nation in the entire world as the global wealth has tripled over the past 2 decades. The collapse of Chinese property giant Evergrande unfolds. Shares in the highly indebted company have fallen 80% this year, and analysts fear the crisis could spread throughout China's property sector. And housing affordability in China right now is among the worst in the whole world. The problems in China could lead to a quote sudden correction of real estate prices. दोस्तों, बात करते हैं कि रिचेस्ट कंट्री होने का मतलब क्या है। आप इसे समझ सकते हैं, इंसान के पास कितनी टोटल लैंड है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, इन सब को मिला के आपको उसकी वैल्यू का अंदाज़ा होता है। उसके बाद आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितनी मशीनरी वो ओन करता है। इन सब से आप उसकी वैल्यू टोटल वेल्थ का अंदाज़ा लगाते हैं। ये चीज़ जो है वो किसी भी मुल्क की जीडीपी से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में एक इंसान कितनी अर्निंग करता है। लेकिन जो किसी भी एक मुल्क की जो जीडीपी होती है वो 3 चीज़ों पे रिलाई करती है, क्योंकि जीडीपी जो होती है वो उस मुल्क की टोटल एक साल की अर्निंग होती है कि एक साल में उसने कितनी गुड्स बेची, कितनी अशिया बेची या कितनी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री पे भेजी और उससे कितनी अर्निंग हुई, वो उस मुल्क का जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी को आप नियरली 3 किस्म के सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर मीन ग्रान फ्रूट एंड अदर, इंडस्ट्री मीन कंस्ट्रक्शन माइनिंग एंड अदर, एंड सर्विसेज मीन होटल्स, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो अगर एक मुल्क का जीडीपी बहुत अच्छा रहा लेकिन अगर उस मुल्क की पॉपुलेशन भी उतनी ज़्यादा है तो ये इतनी अच्छी बात नहीं होने वाली उस मुल्क के लिए। अगर आप खुद ही सोचें, एक ख़ानदान है, उसकी टोटल 4 अफराद हैं और वो महीने की अर्निंग कर रहे हैं 25,000, और उसी के साथ दूसरा एक ख़ानदान है वो टोटल अर्निंग कर रहे हैं, उनकी भी 25,000 है, लेकिन जो उनकी टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन हैं वो टोटल हैं 8। तो ये जो अमाउंट है जब डिवाइड होगी 4 के ऊपर तो पर पर्सन कितना आएगा, और अगर ये डिवाइड होगी 8 पे, क्योंकि अमाउंट तो सेम है, तो फिर कितने पर पर्सन आएगा। तो इसी तरह जो जीडीपी होता है वो टोटल एक ग्रैंड मतलब डिवाइड होता है पर पर्सन के, जो जीडीपी होता है वो डिवाइड होता है पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन एक मुल्क की जो आमदन है वो कितनी होती है। अगर बात की जाए तो चाइना दुनिया की रिचेस्ट कंट्री बन चुका है, क्योंकि जितनी उसकी पॉपुलेशन है और उसमें अगर हर पर्सन की जो वेल्थ है उसको आपस में कैलकुलेट किया जाए तो जो चाइना है वो दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है। लेकिन अगर बात की जाए जीडीपी की, तो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से जो 2020 की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक चाइना जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। देखेंगे तो चाइना 63rd पोजीशन पे है और यूएसए 5th पोजीशन पे है। अगर हम बात करें ओवरऑल जीडीपी की तो उसमें भी यूएसए सबसे आगे है, क्योंकि यूएसए जो पूरी दुनिया में है वो नंबर 1 पे स्टैंड करता है। तो यूएसए 21 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पे है, जबकि चाइना टोटल और 15 ट्रिलियन के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है। दोनों केसेस में पीछे होने के बावजूद चाइना ने यूएसए को ओवरटेक कर लिया है नेशनल वेल्थ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो ओवरऑल 10 मुल्कों की जो नेशनल बैलेंस शीट को मद्देनज़र रख के ये रिपोर्ट बनाई गई। इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखा जाए तो उसके मुताबिक जो चाइना की ओवरऑल वेल्थ है वो 120 ट्रिलियन है, जबकि यूएसए इसमें दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है, इसकी ओवरऑल वेल्थ 90 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये सब हुआ कैसे? हाल ही में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी, शी जिनपिंग, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको टारगेट दिया गया कि आपने अपने जीडीपी के हिसाब से इस टारगेट को मीट करना है। तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। आप जानते हैं कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप के तहत काम कर रही है, तो वो जो ऑर्डर जारी करते हैं, अगर आपने ये किया तो ठीक है, आपने इस टारगेट को मीट किया तो ठीक है, नहीं तो आपको फारिग बआसानी कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो जो चाइना में जो पिछले कई सालों में ग्रोथ देखी गई वो रियल एस्टेट में थी। तो मुल्क की जो बड़ी कंपनीज थे उन्होंने अच्छी खासी सरमायाकारी की रियल एस्टेट के बिज़नेस में।
तो हुआ ये कि इन्होंने अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट्स और हाई राइज बिल्डिंगें बनाने का एक रवाज देखा गया चाइना के अंदर। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसमें रेवोल्यूशन देखी गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी की गई। तो उस वजह से अब बिल्डिंगें तो बन गई, लेकिन जो अपार्टमेंट्स बनाए गए उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई थी और इतनी हाई स्टैंडर्ड लाइफ को मद्देनज़र रखा गया जो कि आम शहरी की पहुंच से दूर था। तो दोस्तों हुआ ये कि अब चाइना में 50 अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें घोस्ट अपार्टमेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उनमें रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो एक आम फ़ायदा है वो उनमें रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी वजह से वो अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। तो जो एवरग्रांड कंपनी है इसमें तकरीबन इसके 16 लाख अपार्टमेंट्स हैं। तो एवरग्रांड कंपनी ने बैंक से काफ़ी ज़्यादा भारी लोन लिए थे। अब जो अपार्टमेंट थे वो बिके नहीं, तो उन्हें जो बैंक जो लोन है उसको चुकाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो अब टोटल ओवरऑल 6 करोड़ अपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़े हैं, जहां पे रहने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो दिवालियापन का शिकार होने वाली हैं। अब उनके पास बचता क्या है? हाल ही में जो एवरग्रांड कंपनी है इसके जो शेयर की कीमत है वो बिल्कुल ही डाउन कर गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो दुनिया के अमीर अफराद हैं उनकी भी जो वेल्थ है उसमें कमी देखी गई। तो ये कंपनी खुद भी बहुत बड़ी कंपनी है। इसके ओवरऑल जो एम्प्लॉई हैं वो 1 लाख तकरीबन 25,000 हैं। तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के पास जाए कि हमें बेल आउट पैकेज दिया जाए, जिस तरह 2008 में देखा गया था कि लीमन ब्रदर्स ने अमेरिका में बेल आउट पैकेज मांगा था गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने उनकी मदद की थी। तो शायद हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही करें। तो इस वजह से इस बुनियाद पे इस सारे सूरत हाल को देख के इकोनॉमिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये राय करते हैं कि जब कंपनीज दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएंगी तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ के इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे, लोग जो आवाम हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा और गवर्नमेंट की जो वेल्थ है उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो इन्हीं सभी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रख के ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना में एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ओके।